सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों, हमने ये सोच रखा है कि आपका एक तरफ सिलेबस भी चलता रहे और दूसरी तरफ सीरीज को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा आपके पास समय है नहीं। तो सिलेबस भी आपका चलता रहेगा साथ ही साथ, और सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज थर्ड सेमेस्टर का जो सीरीज है, आज से स्टार्ट हो गया है। आज पहला सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है वो है गणित का ही, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को गणित में ही होती है, मैथ में ही होती है। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के सीरीज को। पहला, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। ये गुणनखंड पूछ रहा है, और अभी जो आपके सिलेबस में चल रहा है वो गुणनखंड ही स्टार्ट हुआ है। वो अब गुणनखंड ही स्टार्ट होने वाला है। तो आज से उसमें भी आपको गुणनखंड देखने को मिलेगा। क्लासेस आपको जो मिलेंगे वो गुणनखंड के ही होंगे। तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड बताइए। तो देखिए, इसका जो गुणनखंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस 10, ये सवाल दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सही क्रम में पहले लिखने की कोशिश करते हैं। सही क्रम का मतलब ये होता है कि इसको इस क्रम में सेट करें जिससे कि कॉमन आसानी से बन सके। तो हम एक्स क्यूब के साथ 5x को रख लें। यानी हम कैसे रख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 5x, फिर प्लस ये 2x² को 10 के साथ रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2x² प्लस 10। अब यहां से आपका आसानी से कॉमन बन जाएगा। यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x² प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एक कोष्टक में। फिर प्लस यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 पंचे 10। अब देखिए, जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है। हाँ है, अगर दोनों कोष्टक में सेम वैल्यू है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों कोष्टकों में से एक को निकाल लेंगे और एक x+2 हो जाएगा। यानी एक हो जाएगा x+2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x² प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, x² प्लस 5 और x+2। जो इस क्वेश्चन वही इस कोष्टक में भी है। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, x+2, x² प्लस 5, x² प्लस 5 और x+2, ऑप्शन ब सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा है log 3 बेस a है और 3 की पावर x+2 है, बराबर log 243 बेस a। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लॉग का सवाल है, पढ़ाया जा चुका है। लॉग ए, और मतलब लॉग जो बेस यहाँ पे ए है और यहाँ भी लॉग बेस ए ही है, दोनों समान है। तो यहाँ पे यक्स का मान पूछ रहा है, जब दोनों समान है तो हम ये 3 की पावर x+2 है और यहाँ 243 है, तो इस 243 को 3 की पावर बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे, क्या दे रखा है, लॉग ए 3x+2 बराबर लॉग ए 243। ये थोड़ा सा जगह
ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे log ए 3 x प्लस 2 बराबर log 243 बेस ए, यही है। तो यहाँ ये देख रहे हैं log ए बराबर है, मतलब जो बेस ए है log का, और यहाँ भी बेस ए ही है log का। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, log ए यक्स प्लस 2 बराबर log, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 त्रिका 9, 243 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 243, यानी 3 की पावर कितना, 5। 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और बेस ए ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए लॉग ए बेस यहाँ भी है, लॉग बेस ए यहाँ पे भी है, तो दोनों दोनों बराबर है, तो हम सीधा सीधा दिखा देंगे। और ये देख रहे हैं A की पावर 3 यहाँ भी है, A की पावर 3 ये भी है दोनों, तो हम सीधा सीधा दिखा देंगे कि पावर अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी x+2 बराबर क्या दिखा लेंगे, 5 के बराबर दिखा लेंगे। यानी ये वाला पोर्शन बराबर है, ये और ये पोर्शन बराबर है, तो हम सीधा सीधा इसके बराबर, इस पावर के बराबर ये पावर दिखा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितना, 5 - 2। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 5 - 2 गया 3। x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। 2023 में भी ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए सारे प्रश्न 2023 में ही पूछे गए हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सब। तीसरा कर है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 48 वर्ग मीटर, इसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, तो कमरे का आयतन बताइए। तो कमरे का आयतन, एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल मतलब क्या दे रखा है, क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी दे रखा है, L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 48 वर्ग मीटर दे रखा है। और ऊंचाई h बराबर दे रखा है कितना, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। तो कमरे का आयतन, तो कमरे के आयतन का फार्मूला होता है, कमरे का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो बताइए L इंटू बी का मान कितना दे रखा है, 48, तो हो गया कितना, 48, और इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। गुणा कर दीजिए, 5 × 8 = 40 का 0, 5 × 4 = 20, 4 = 24, कितना हो गया, 24, 240 घन मीटर, वर्ग मीटर नहीं घन मीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, आयतन, कमरे का आयतन पूछ रहा है। तो कमरे का आयतन हो जाएगा 240 घन मीटर हो जाएगा। ठीक, यही होगा। 2023 में प्रश्न पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका हो जाएगा 240 घन मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है 2/5 का सिक्स्थ मूल निकालना है, क्योंकि ये 6 जो है कड़ी के अंदर है। 2/5 का सिक्स्थ मूल का घातांकी रूप निकालना है, ऐसा घातांकी रूप। तो सीधा सीधा घातांकी रूप का मतलब क्या होगा, 2/5 लिख लीजिए, और इसके पावर क्या कर दीजिए, जो घातांकी मूल कितना है, 6 है, तो इसकी जब कड़ी हटाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। 2/5, जैसे अगर इस तरीके से लिखा रहता है कभी कभी, जैसे 2/3 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो मतलब ये घनमूल निकालना है, तो इसका मान कितना हो जाता है, जब हम इसको हल करते हैं तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, 2/3 के होल पावर 1/3, यानी घनमूल। अगर ये 3 न लिखा होता तो ये वर्गमूल होता, तब 2/3, तब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ 6 लिखा है, तो इसलिए 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, करा यदि a इजकल टू एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या और x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 से, यानी 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 से x का जो मान होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 3 से बड़ी तक जानी चाहिए, उससे छोटी नहीं। और b इजकल टू दे रखा है 2, 3, 5, 6, 7, 8,
दो, तीन, पाँच, छह, सात, आठ हो तो बी माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? बी माइनस ए। आपको सेट ऑफ थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, आप जाके वहां से देख लीजिए। और आपको ये भी बताया गया था कि सेट ऑफ थ्योरी की दोनों दो क्लासें कराई गई हैं, दोनों क्लासों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर जो भी कोई चीजें छूटी रहेंगी, जब आपकी सीरीज सॉल्व कराया जाएगा तो सीरीज में उस चीज को कवर कर लिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप समुच्चय ए को लिखना होगा आपको। देखिए समुच्चय ए बराबर कितना हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए, और यक्स की वैल्यू 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 से बड़ा जाना चाहिए। यानी आप 3 से बड़ा तो विषम संख्या लिखते जाइए आप। तो क्या लिखेंगे? पहले ए का मान 3 लिखेंगे, 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद फिर क्या आएगा? 13 आएगा, इसी तरीके से चला जाएगा। ठीक है। और बी की वैल्यू दे रखी है। बी का मान दे रखा है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। पूछ क्या रहा है? कह रहा है ए माइनस बी नहीं पूछ रहा है, बी माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो बी माइनस ए ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं वहां पे कि जो बी के ऐसे एलिमेंट्स, बी के ऐसे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, बी के ऐसे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो कौन कौन से अवयव हैं जो ए में उपस्थित नहीं है? तो आप कहेंगे सर, पहली बात तो 2 ए में नहीं मिल रहा है, उसके बाद 2 हम लिख लिए, फिर उसके बाद क्या? 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है तो 6 भी लिख लिए, फिर उसके बाद 7 मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है। बस यहीं पे खत्म। यानी कुल मिला के सम संख्या आपका उसमें नहीं मिल रहा है, और यही आंसर हो जाएगा। यही किए है ना, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना उपस्थित हो। अगर यही ए माइनस बी होता तो हम वहां ये कहते कि ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में उपस्थित ना हो, तब आंसर बदल जाता। लेकिन यहाँ पे बी माइनस ए हम निकाल रहे हैं, तो बी माइनस ए निकालने के लिए बी के ऐसे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो, तो वही चीजें हैं। 2 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है, किसमें? ए में नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर 2, 6, 8 हो जाएगा, बी माइनस ए बराबर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सांख्यिकी को सर्वोपयुक्त परिभाषा दी किसने? सांख्यिकी की जो सही परिभाषा दी किसने दी? वो लॉविट ने दी थी। किसने? लॉविट ने। इसको याद रख लीजिएगा, किसने दिया था? लॉविट ने। ठीक। ये अगला, सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं। तो सांख्यिकी के जो पिता हैं, सांख्यिकी के पिता कौन है? बर्नौली, टिप, टिप्पेट, सेक्राइस्ट, एकेनवाल। तो सांख्यिकी के जो पिता हैं, देखिए सांख्यिकी के जो पिता हैं वो तो आई थिंक कहलाते हैं जो सांख्यिकी के पिता जो हैं, सांख्यिकी पिता, ये हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। महालनोबिस ये सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, तो एकेनवाल आप लगा लीजिएगा, एकेनवाल भी होते हैं। तो सांख्यिकी के जो पिता है, ये सांख्यिकी के पिता प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो एकेनवाल को लगा लीजिएगा। ठीक है। एकेनवाल भी सांख्यिकी के पिता है। कहीं कहीं एकेनवाल दे रखा है, और जो आई थिंक हमारे हिसाब से तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान होगा। कह रहा है यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 दिया हुआ है तो यक्स का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है समांतर माध्य के लिए।
समांतर समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों का योग मतलब 2 + 3 + x बटा कितना 3 हो जाएगा। और समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ 3 हो गया, 3 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो गया। 9 बराबर 3 × 2 = 5 + x कितना 5 + x हो जाएगा। अब यहाँ से मान आप निकाल लीजिए तो 5 + x यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इस 9 में से 5 को घटा लीजिएगा तो 9 - 5 तो x बराबर कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया। ठीक है, यही आंसर बनाएगा। तो ऑप्शन अ सही है। यदि 2 3 और x का समांतर मान 3 है तो x का मान होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 के बटा x - 1 + 3 के बटा 1 - x का मान होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। बस करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है सवाल क्या दे रखा है, 2 के बटा x - 1 + 3 के बटा 1 - x। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो ये दिया है x - 1 और ये 1 - x, तो हम ऐसा करते हैं हर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे ये 1 - x है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x बदल जाएगा, x धन हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, एक ऋण हो जाएगा। तो ये जैसे ये वाला दिया है उस तरीके से हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 के बटा x - 1, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, 3 के बटा जो x माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो x को हम पहले लिख लेंगे और एक जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपका हर बराबर हो गया, जब आपका हर बराबर हो गया तो 3 में से 2 गया -1, -1 के बटा क्या हो जाएगा x - 1 बच जाएगा क्योंकि हर बराबर है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन द सही है। ठीक, ऑप्शन द आपका ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। तो देखिए ये आपका अनुपात समानुपात से प्रश्न है, इसको पढ़ाया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिलहाल हम इसको बता रहे हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, जो फार्मूला क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, मध्य पदों का गुणनफल का 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाएं पदों में एक पद 3 हो, यानी बाएं पदों का में एक पद दिया है और एक पद नहीं दिया है, यानी एक पद 3 दे रखा है और एक पद नहीं दे रखा है, इसमें बाएं पदों में, तो हमें मान लिए दूसरा पद यक्ष होगा। और अगली चीज जो मध्य पद दिया है वो दिया है मध्य पदों का गुणनफल 36 है, कितना है 36 है, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 36 के बटा कितना हो जाएगा 3, तो यक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काट देंगे 12 × 36, यक्ष का मान कितना आ गया 12 आ गया।
ऑप्शन स सही है। चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का जो गुणनफल है 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। इन दूसरा बाह्य पद पूछ रहा है तो एक बाह्य पद 3 दे रखा है, एक बाह्य पद 3 दे रखा है, दूसरा बाह्य पद हम मान लिए क्या यक्ष है, दूसरा बाह्य पद यक्ष मान लिए। और अगला दिया है मध्य पदों का गुणनफल है, मध्य पदों का गुणनफल 36 है, इन दोनों मध्य पदों का गुणनफल 36 दे रखा है। तो यहाँ से यक्ष का वैल्यू वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन स सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 के बटा 4, 3 के बटा 4 के पावर होल पावर 2 इंटू 3 के बटा 4 का होल पावर 10 भागे 3 का 4 का होल पावर 8, ये है। तो देखिए सीधा सीधा आप जानते हैं गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, और भाग में घात क्या होता है, घटता है। तो हम इसको सीधा सीधा हम लगा सकते हैं इस तरीके से कि 3 के बटा 4 है और गुणा में है कि होल पावर 2 दिया है, और इंटू कितना दे रखा है 3 के बटा 4 के होल पावर 10 भागे 3 के बटा 4 के होल पावर कितना दे रखा है 8, यही दिया है। तो हम इसको लगाएंगे गुणा में घात जुड़ता है, यहाँ लिख लेंगे गुणा में घात ऐड होता है, ठीक, जुड़ता है तो हो जाएगा कितना 3 के बटा 4 के पावर 2 में घात 10 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा में घात तब जुड़ेगा जब दोनों के बेस बराबर होंगे। तो 3 बटा 4 यहाँ भी है, 3 बटा 4 यहाँ भी है, और भागे कितना हो जाएगा, भागे 3 के बटा 4 के पावर कितना दिया है 8 दिया है। तो 10 2 12 यानी हो जाएगा कितना 3 के बटा 4 के पावर कितना 12, और भाग में घात क्या हो जाता है, घट जाता है, माइनस ये 8 हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 3 के बटा 4 के पावर 12 में 60 गया 4 हो जाएगा। तो 3 के पावर 4 यानी अब हम इसको खोलेंगे तो 3 की पावर 4 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, यानी 81 बटा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 आंसर कितना हो जाएगा 81 बटा 256। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ब वाला सही है, ठीक, 81 बटा 256। बहुत ही सिंपल है, बस इनके जो कंसेप्ट हैं फार्मूले हैं वो क्लियर होने चाहिए। गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दिए 10 और 2 12, क्यों, क्योंकि ये इसके जो 3 बटा 4 ये पावर में है, यानी इसके जो बेस हैं घात हैं, घात 2 है और बेस कितना है 3 बटा 4 है, तो इनकी जो बेस है, बेस बराबर है दोनों के, और घात अलग अलग है तो घात जुड़ जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। और यहाँ भी बेस 3 बटा 4 है, इसके पावर 8 है, तो अब यहाँ घात है तो 12 में से 8 घट जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यानी 3 के बटा 4 के पावर 4। अब उसको जब खोलेंगे तो 3 की पावर 4 81 होता है, और 4 के पावर 4 256 होता है। चलिए अगला 12 नंबर देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है कब, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 6 वर्षों में, और 15 वर्षों में। तो किसमें किसान द्वारा विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, तो ये जो किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि होती है 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि किसान विकास पत्र में होता क्या है, कि ये भारत सरकार इस योजना के तहत जिन भी लोगों को जिन भी लोगों ने पैसे निवेश किए हैं उनकी राशि को दोगुना करके वापस करती है। जो भारत सरकार है, जो जो भी इस योजना में जितने भी लोग निवेश किए हैं, पैसे निवेश किए हैं, उनकी राशि को 2 गुना करके भारत सरकार क्या करती है, वापस करती है। जिसमें कितना समय लग जाता है, करीब 10 वर्ष समय लग जाता है, इसमें लगभग 10 साल का समय लग जाता है। और भारत सरकार इस योजना में पैसे को दोगुना करके इसलिए भी वापस करती है जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के तहत इच्छुक हों और
इसमें निवेश करें। तो इसीलिए भारत सरकार, जो भी आप पैसा निवेश करेंगे वो लगभग 10 सालों में वो दोगुना हो जाता है। ये किसान विकास पत्र में है ऐसा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर कितना होती है। अगर ध्यान दीजिएगा, ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, यानी ब्याज क्या हो जाए, ब्याज ब्याज की जो दर होगी, सॉरी, ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो तो दर आधा हो जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। तो दर आधा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ब्याज होता है वो हमेशा किस पे लगता है, सालाना पे लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। लेकिन जब ब्याज का समय वो अर्धवार्षिक कर दे, यानी साल में 2 बार ब्याज लेना शुरू करेगा, तो दर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर आधा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा पूछेगा कि अगर दर आधा हो जाए तो समय कितना होगा, तो समय दोगुना हो जाएगा। अगर दर आधा हो जाए तो समय कितना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब दो ही गुना तो हुआ, क्योंकि साल में 2 बार हो जा रहा है। साल में कितना अर्धवार्षिक होता है, 2 होता है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का होता है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 6 माह। 6 माह यानी आपको जो ब्याज देना है वो प्रति 6 माह पे देना है। तो दर कितना हो जाएगा, दर हो सकता है 8% की ब्याज की दर से लग रहा हो, तो जब छमाही हो गया तो ब्याज 4% से ही लगेगा। ठीक, तो आपका जो दर हो जाएगा वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ऑप्शन ब सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दुगना होगा। ध्यान रहे, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे मान लीजिए, थोड़ा सा ये सवाल बढ़ा जाएगा, कि मान लीजिए कि पहले ब्याज का दर आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप तो एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि ब्याज का दर बराबर होता है, ब्याज दर बराबर होता है क्या, कोई धन किस ब्याज की दर से। तो मान लीजिए धन कितना होगा, 100 रुपया। 12 वर्षों में 100 बटा कितना हो जाता है, टाइम, यानी समय। तो कितना हो जाएगा, 12 के बटा कितना, सॉरी, 100 के बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जब 12 से भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बचा कितना, 4 बचा, 40 हो गया। तो 12 अट्ठे 96, 96 4, 100, 40 हो गया। तो 12 दूना 24, भारतीय 36, यानी 8.3% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू केवल 8% दे रखा है। तो 8.3% होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन कौन लगा लीजिएगा, 8% लगा लीजिएगा। ब्याज की दर बराबर 100 के बटा टाइम होता है। अब 100 के बटा 100 कहाँ से, मतलब कोई धन हमने मान लिया है, यानी कि 100 के बटा होता नहीं है, धन है, धन के बटा कितना, 100 होता है। तो कोई धन हमने मान लिया है, माना माना धन कितना था, माना धन बराबर 100 था। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम इसको 100 मान सकते हैं। तो 100 के बटा 100 के बटा टाइम, और 100 के बटा टाइम कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। 100 के बटा 12 हो जाएगा, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 8.3% आ जाएगा। जो कि पूरी वैल्यू नहीं दे रखा है, एक अप्रोक्सीमेट में लगभग 8% दे रखा है। तो इसका आंसर 8% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज 14 प्रश्न तक देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। और काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पूछे गए हैं प्रश्न। इसके पहले जितने भी प्रश्न देखिए कराए गए थे, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 2023 में, 2023 में, 2023 में, ये सब सारे लेटेस्ट पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ाई करिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो
तो आप कमेंट अवश्य करिए। और जो भी जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो या थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो, जिसको भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है वो कमेंट करे, उसकी परेशानी को अवश्य दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।